विद्यार्थियों मैं मनोज कुमार चित्तौड़ा, सीनियर लेक्चरर मैकेनिकल एंड प्रिंसिपल गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज बारा, एक बार फिर मेरा नया वीडियो लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे फाइनल ईयर मैकेनिकल की सब्जेक्ट थर्मल इंजीनियरिंग व हीट ट्रांसफ़र के टॉपिक फ्लो एनालिसिस ऑफ स्टीम नोजल। जैसा मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि स्टीम नोजल जो होता है उसका बेसिक फंक्शन ये होता है कि वो जो स्टीम के अंदर हीट एनर्जी है उस हीट एनर्जी को बेसिकली वो वेलोसिटी एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करता है। इसके अंदर स्टीम का एक्सपांशन होता है और ये एक्सपांशन मैंने वहाँ भी बताया था कि आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन वहाँ पर अपन मानते हैं और एडियाबेटिक एक्सपांशन मानते हैं, लेकिन होता बेसिकली ये आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन है और अपन सारा एनालिसिस इस बेसिस पे करेंगे कि आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन वहाँ पर होता है। जब हम स्टीम नोजल का एनालिसिस करते हैं, स्टीम नोजल के अंदर फ्लो का एनालिसिस करते हैं, तो मेनली 3 चीज़ें हम फाइंड आउट करते हैं। वेलोसिटी ऑफ स्टीम एट द आउटलेट ऑफ द स्टीम नोजल, स्टीम नोजल के आउटलेट के ऊपर जो स्टीम की वेलोसिटी है वो क्या है। दूसरा हम करते हैं कि मास फ्लो रेट जो है वो स्टीम नोजल के अंदर कितना आ रहा है, और तीसरा ये कि मैक्सिमम मास फ्लो रेट के लिए क्या कंडीशन होती है। एनालिसिस करने से पहले हम कुछ एज्यूम्शंस करते हैं। वो जो हम कुछ एज्यूम्शंस करते हैं उनमें जैसे सबसे पहले जो एज्यूम्शंस होता है कि जो फ्लो फ्लूइड होता है वो केवल और केवल वन डायमेंशनल होता है, यानी मल्टी डायरेक्शनल फ्लो नहीं होता है। यानी हीट ट्रांसफ़र जो हो रही है वो बेसिकली एक ही डायरेक्शन के अंदर, यानी हीट जो हो रही है, जो एक्सपांशन हो रहा है वो एक ही डायरेक्शन के अंदर हो रहा है। वन डायमेंशनल स्टडी स्टेट फ्लो अपन मान के चलते हैं। दूसरा यह है कि चेंज इन एरिया जो है या कर्वेचर जो है अलोंग द लेंथ ऑफ डक्ट जो है वो ग्रेजुअल होता है। मतलब ऐसा नहीं होता है कि कहीं पे बहुत ज़्यादा बढ़ गया एकदम से या कहीं पे कम है, अचानक से नहीं बढ़ता बल्कि ग्रेजुअली बढ़ता है। थर्मोडाइनेमिक एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज जो होती है आर यूनिफॉर्म अक्रॉस द प्लेन नॉर्मल टू द एक्सिस ऑफ द डक्ट। अर्थात जो थर्मल और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज जो होती है वो आप किसी भी सेक्शन पर देखोगे तो वो एक सेक्शन पर थ्रू आउट आपकी सेम रहेगी। फ्लो फ्लूइड जो होता है उसको स्टडी फ्लो है, जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ कि स्टडी फ्लो हम मान करके चलेंगे, वन डायमेंशनल स्टडी स्टेट फ्लो अपन इसको मान करके चलेंगे। अर्थात 4 एज्यूम्शंस अपन इसका करते हैं। पहला है कि फ्लो फ्लूइड जो है वो एक डायमेंशन में है। दूसरा ये है कि जो एरिया के अंदर चेंज हो रहा है वो ग्रेजुअली हो रहा है, अचानक नहीं हो रहा है। तीसरा ये कि जो थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टीज़ है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ है, वो किसी भी एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन के ऊपर सदैव सेम रहेगी। चौथा है कि फ्लो फ्लूइड जो है वो स्टडी फ्लो है। इसके अलावा हम इसके अंदर ये मान के चलेंगे कि आइसेंट्रोपिक फ्लो बेसिकली इसके अंदर होता है। सबसे पहले अपन फाइंड आउट करते हैं कि वेलोसिटी ऑफ द नोजल इन द नोजल एट द आउटलेट। आउटलेट का मतलब नोजल के आउटलेट के ऊपर स्टीम की वेलोसिटी क्या है। माना इसके लिए हम ये मानते हैं कि माना कि C1 जो है वो वेलोसिटी ऑफ स्टीम एट इनलेट है, C2 जो है वेलोसिटी ऑफ स्टीम एट आउटलेट है, H1 जो है एंथैल्पी ऑफ स्टीम एट इनलेट है, H2 जो है एंथैल्पी ऑफ स्टीम एट आउटलेट है। और स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन क्या कहती है कि टोटल एनर्जी एट इनलेट बराबर टोटल एनर्जी एट आउटलेट। तो जैसा यहाँ पर बताया हुआ है कि टोटल एनर्जी एट इनलेट जो क्या होगी आपकी एंथैल्पी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट इनलेट प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट इनलेट प्लस हीट इनपुट। आउटलेट एनर्जी क्या होगी एंथैल्पी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट आउटलेट प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट आउटलेट प्लस वर्क डन। इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। Q W को मैं इस साइड में ले आता हूँ, Q माइनस W ये बराबर होगा अब, और H1 को इधर ले जाता हूँ तो H2 माइनस S1 प्लस KE2 माइनस KE1 प्लस PE2 माइनस PE1। तो ये जो होगा आपका H2 माइनस H1 बराबर होगा डेल्टा H, डेल्टा KE एंड डेल्टा P, यानी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन एंथैल्पी। अब देखिएगा हमने, क्योंकि ये एक हॉरिजॉन्टल नोजल है तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं आएगा, तो डेल्टा PE 0 आएगा। इसमें किसी भी प्रकार का वर्क हमें नहीं प्राप्त होता नोजल के अंदर, तो W 0 आएगा। इसके अलावा एक्सपांशन इतनी तेज़ी से होता है कि इसको अपन एडियाबेटिक एक्सपांशन मान सकते हैं, और सराउंडिंग से कोई भी हीट ट्रांसफ़र इसके अंदर नहीं होती है, ये हम ऑलरेडी एज्यूम्ड कर चुके हैं, तो Q का मान भी 0 आएगा। तो अपन इस इक्वेशन से ये देख सकते हैं
यदि Q जीरो आ गया, W जीरो आ गया, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जीरो आ गई, तो बची क्या आपकी? तो यहाँ पर जो आपकी बचेगी वो बचेगी डेल्टा एच प्लस डेल्टा के ई बराबर जीरो। डेल्टा एच क्या है? H2 माइनस H1 प्लस के ई क्या है? C2 स्क्वायर माइनस C1 स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, इंटू 1000, जो ये यूनिट को परिवर्तन करने के लिए हम उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर भी क्या होता है? C2 बराबर क्या आ जाएगा? अंडर द रूट 2000 डेल्टा एच प्लस C1 स्क्वायर। अब होता क्या है कि जो C1 का मान होता है वो C2 के मान के कंपैरिजन में बहुत कम होता है। तो अपन क्या कर सकते हैं कि जो C1 की वैल्यू होती है उसको C2 के कंपैरिजन में नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो C2 बराबर क्या आ जाएगा? C2 बराबर अंडर रूट 2000 H1 माइनस H2 बराबर 44.72। जब 2000 को बाहर निकाल लेंगे तो 44.72 अंडर रूट डेल्टा एच आपका आ जाएगा। अर्थात आउटलेट के ऊपर जो वेलोसिटी होगी C2 वो होगी अंडर द रूट 2000 इंटू डेल्टा एच, और जब अंडर रूट 2000 को अंडर रूट से बाहर निकाल देंगे तो 44.72 अंडर रूट डेल्टा एच। तो इस तरीके से हम आउटलेट के ऊपर वेलोसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अपन दूसरा एनालिसिस करते हैं कि मास फ्लो रेट कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिएगा, मास फ्लो रेट जो होता है बेसिकली उसको निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, जैसा यहाँ दिखाया हुआ है कि Q माइनस डब्ल्यू जो है ये स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन है। हमने क्या किया यहाँ पर इन जनरल एनालिसिस के अंदर अपन ने देखा dc2 स्क्वायर अपॉन 2 बराबर माइनस VdP आ रहा था। तो यहाँ पर ये इंटीग्रेटिंग करोगे तो C2 स्क्वायर माइनस C1 बराबर ये आ जाएगा। तो अर्थात बेसिकली होता क्या है कि ये जो सारा एनालिसिस यहाँ पर दिखाया हुआ है वो ये कह रहा है कि आपका जो वर्क डन है वो बराबर आएगा n अपॉन n-1 P1V1 माइनस P2V2, जो अपन ऑलरेडी ME 208 के अंदर ये वर्क डन आप ऑलरेडी डिटेल में फाइंड आउट कर चुके हो। ये जो वर्क डन होता है ये वर्क डन कहाँ से आ रहा है? काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तन से। अर्थात जो डेल्टा एच है वो बराबर होता है C2 स्क्वायर माइनस C1 स्क्वायर अपॉन 2 बराबर होता है n अपॉन n-1 P1V1 माइनस P2V2, अर्थात एक्सपांशन वर्क के बराबर होता है। तो यहाँ से अपन फॉर जनरल यदि हम C1 जो है वो बहुत कम होता है तो उसको अपन नेग्लेक्ट कर सकते हैं C2 के कंपैरिजन में। तो C2 बराबर आ जाएगा अंडर द रूट, ये दो अंडर चला जाएगा, 2n अपॉन n-1 P1V1 माइनस P2V2। अब आप इसकी सहायता से अब इसमें से क्या करिए, आप P1V1 को बाहर निकाल लीजिएगा। इसमें से अपन क्या कर सकते हैं, P1V1 को बाहर निकाल लीजिएगा तो क्या बचा 1 माइनस P2V2 अपॉन P1V1। अब अपन जानते हैं कि मास फ्लो रेट जो होती है वो होती है ए सी अपॉन वी। ए क्या है? एरिया, सी क्या है? वेलोसिटी, और वी क्या है? आपकी वॉल्यूम। तो एम जब अपन मास फ्लो रेट अपन C2 लेंगे तो मास फ्लो रेट आउटलेट लेंगे, और अपन ने ये भी माना है कि थ्रू आउट द लेंथ मास फ्लो रेट आपकी सेम रहती है। तो एम बराबर आ जाएगा A2 C2 अपॉन V2। अपन m अपॉन A2 यहाँ ले लेंगे, C2 की वैल्यू में यहाँ पर आपके रख दूंगा, जो C2 की वैल्यू हो जाएगी अंडर द रूट 2n अपॉन n-1 P1V1 1 माइनस P2V2 अपॉन P1। अब आप देखिएगा V2 कैसे निकालूंगा। देखिएगा V2 निकालने के लिए क्या होता है, P1V1 n बराबर P2V2 n, जो यहाँ पर दिया हुआ है। अब इसकी सहायता से अपन क्या करेंगे, V2 की जगह पर वैल्यू पुट कर देंगे, क्योंकि इसको जब आप P1V1 n बराबर P2V2 n है तो V2 n बराबर आ जाएगा P1V1 n अपॉन P2, अर्थात P1 अपॉन P2 इंटू V1 अपॉन n। यदि केवल V2 निकालूंगा तो P1 अपॉन P2 की पावर 1 अपॉन n इंटू V1, वो वैल्यू मैंने यहाँ पर आपके पुट कर दी। जब आप ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हो तो जो फाइनल रिजल्ट आता है वो फाइनल रिजल्ट आपका निकल के आता है m अपॉन A2 बराबर 2n अपॉन n-1 P1V1 अब इंटू P2 अपॉन P1 की पावर 2 अपॉन n माइनस P2 अपॉन P1 की पावर n+1 अपॉन n। इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो ये फाइनल रिजल्ट आपका निकल करके आ जाएगा। अब आता है कि क्रिटिकल प्रेशर रेशो को अपन कैसे निकाल सकते हैं। पहली चीज होती है क्रिटिकल प्रेशर रेशो होता क्या है। ये देखिएगा, जो थ्रॉट सेक्शन होता है वहां पर जो P2 अपॉन P1 का अनुपात आएगा, यदि मैक्सिमम मास फ्लो रेट है उस समय P1 अपॉन P2 का क्या अनुपात आ रहा है, वो बेसिकली क्रिटिकल प्रेशर रेशो आपका कहलाएगा। तो क्रिटिकल प्रेशर रेशो निकालने के लिए अपन क्या करते हैं कि अब अपन क्योंकि और ये कंडीशन होती है जब मैक्सिमम मास फ्लो, और मैक्सिमम मास फ्लो रेट का मतलब क्या होता है, एम मैक्सिमम कब होगी,
जब जो मास फ्लो रेट अपन ने निकाला है इसको मैं यदि डिफरेंशिएट कर दूं, यानी डी एम अपॉन डिफरेंशिएट कर दूं, जैसे जो मास फ्लो रेट मैंने जो फाइंड आउट किया है यहाँ पर, यदि इस मास फ्लो रेट को डिफरेंशिएट कर दूं विथ रिस्पेक्ट टू P2 अपॉन P1, क्योंकि इसमें जो वेरिएशन है वो केवल P2 अपॉन P1 में ही वेरिएशन आए, क्योंकि n कांस्टेंट है, n माइनस कांस्टेंट है, P1 कांस्टेंट है, V1 कांस्टेंट है, तो वेरिएशन आ रहा है केवल P2 अपॉन P1 के अंदर ही। तो अब अपन क्या करेंगे कि इसको डिफरेंशिएट करेंगे, यानी मास फ्लो रेट को डिफरेंशिएट करेंगे, डी एम को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू P2 अपॉन P1। जो यहाँ डिफरेंशिएशन दिखाया हुआ है, जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो केवल अंदर की इस वैल्यू को डिफरेंशिएट करो, बाकी तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर आ जाएगी आपकी। तो इसको डिफरेंशिएशन जब आप करोगे तो फाइनल डिफरेंशिएशन जो है जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है, अपन ने डिफरेंशिएशन किया 2 अपॉन एन P2 अपॉन P1, 2 अपॉन एन माइनस 1 माइनस एन प्लस 1 अपॉन एन इंटू P2 अपॉन P1 1 अपॉन एन इक्वल टू 0। इसको जब आप सोल्व करोगे फाइनली जैसा इसके अंदर दिखाया कि 2 अपॉन एन P2 अपॉन P1 2 माइनस एन अपॉन एन माइनस एन प्लस 1 इंटू P2 अपॉन P1 1 अपॉन 0। जब इसको फाइनली सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट निकल करके आ जाएगा वो रिजल्ट निकल करके आ जाएगा P2 अपॉन P1 बराबर 2 अपॉन एन प्लस 1 एन अपॉन एन माइनस 1। अर्थात ये वो कंडीशन है जिस कंडीशन के ऊपर मास फ्लो रेट जो होती है वो मैक्सिमम होती है, अर्थात डिस्चार्ज जो है आपका वो मैक्सिमम होता है। और आप इसके अंदर क्या देख रहे हो कि जो कंडीशन है P2 अपॉन P1 ये किसी भी वैल्यू पर निर्भर नहीं कर रही है, किसी प्रेशर पर नहीं है, किसी वॉल्यूम पे नहीं है, किसी टेम्परेचर पर नहीं है, ये केवल n की वैल्यू पर निर्भर कर रही है, अर्थात कंडीशन ऑफ स्टीम पर निर्भर कर रही है। जैसा यहाँ मैंने 3 कंडीशन लिखी हुई है कि यदि सुपर हीटेड स्टीम है तो n का मान 1.3 आएगा, तो P2 अपॉन P1 का मान कितना आएगा। यदि वेट स्टीम है तो n का मान कितना आएगा। यदि ड्राई सेचुरेटेड स्टीम है तो n का मान आपका कितना आएगा। यदि एयर है तो n की जगह पे गामा 1.4 को अपन यूज करेंगे, उस समय P2 अपॉन P1 का मान कितना आएगा। तो विद्यार्थियों, जैसा मैंने आज दिखाया कि वेलोसिटी हम कैसे निकाल सकते हैं, मास फ्लो रेट हम कैसे निकाल सकते हैं, हम P2 अपॉन P1 जो क्रिटिकल प्रेशर रेशो है उसका मान कैसे निकाल सकते हैं। आपको ये जो 3 फॉर्मूले हैं ये आपको सदैव याद रखने, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के अंदर भी ये फॉर्मूले डायरेक्टली पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल के अंदर भी ये फॉर्मूले डायरेक्टली यूज आते हैं। तो मैं एक बार फिर वापस रिवाइज करता हूँ कि वेलोसिटी ऑफ आउटलेट जो होती है, यानी स्टीम नोजल के आउटलेट पर जो वेलोसिटी होती है वो C2 बराबर होती है 44.72 अंडर द रूट डेल्टा H, दैट इज H1 माइनस H2। इसके बाद मास फ्लो रेट जो m बराबर जब आप निकालोगे तो A2C2 अपॉन V2 की सहायता से आप फाइंड आउट करोगे, और क्रिटिकल प्रेशर रेशो जो P2 अपॉन P1 बराबर होता है 2 अपॉन n प्लस 1 की पावर n अपॉन n माइनस 1। इसके अलावा नीचे जो मैंने कुछ वैल्यू दी हुई है इसके अंदर वो वैल्यूज़ भी आपको याद रखनी है, क्योंकि ये वैल्यूज़ भी ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस के अंदर बहुत पूछी जाती है। तो जो चीज़ें आपको याद रखनी है, एक तो क्या क्या एज्यूम्शंस करते हैं, एक तो स्टडी फ्लो एनर्जी स्टडी फ्लो होता है, फ्लूइड एक ही 1 डायमेंशनल होता है, मैकेनिकल और अदर प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती है अलोंग द क्रॉस सेक्शन, आइसेंट्रोपिक फ्लो होता है, इन सारी चीज़ों, दूसरा एरिया अचानक परिवर्तन नहीं होता, ग्रेजुअल चेंजेस होते हैं। तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखते हुए ही इन सब एनालिसिस को करना है, और स्टेप बाय स्टेप मैंने इसके अंदर आप लोगों को बताया जिससे बहुत आसानी की सहायता से आप ये एनालिसिस कर सके। धन्यवाद।